हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत, क्या क्या चीजें पढ़ा दी थी। तो मध्यकालीन भारत स्टार्ट होता है 712 ईस्वी से लेकर और कहाँ तक चलता है कि 1857 तक चलता है, ये अपन ने पढ़ा था। सबसे पहले मध्यकालीन भारत की शुरुआत कहाँ से होती है, तो मध्यकालीन भारत की शुरुआत अपन ने पढ़ी थी भारत पर अरबों के आक्रमण से। भारत पर अरबों के आक्रमण से यहाँ से क्या शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है मध्यकालीन भारत, ठीक है। और भारत पर अरबों का आक्रमण कब हुआ था, 712 ईस्वी में। क्या बताया था, 712 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। किसके नेतृत्व में हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। और मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले कहाँ विजय प्राप्त करी थी, सिंध पर विजय प्राप्त करी थी। और उस समय सिंध का शासक कौन था, दाहिर था। ये हो गया था, ठीक है, बस ये ध्यान रखना। फिर बताया था भारत पर जो अरब आक्रमणकारी लोग थे, इनका भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था कि भारत की धन संपदा को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ये अपन ने पढ़ा था। नंबर पर जो आता है, ठीक है, वो आता है गजनवी साम्राज्य। क्या पढ़ाया था दूसरे नंबर पे, गजनवी साम्राज्य पढ़ा था कल। क्या बताया था, ये सुन लेना। गजनवी साम्राज्य में बताया था, गजनवी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो गजनवी साम्राज्य का संस्थापक अलब्तकीन था। अलब्तकीन कौन था, एक तुर्क सरदार था जिसने क्या करा था, 932 में गजनवी साम्राज्य की स्थापना करी थी। अलब्तकीन के बाद बताया था फिरिदगिन आया था। फिरिदगिन कौन है, अलब्तकीन का पुत्र था, ठीक है। और फिरिदगिन के शासनकाल में क्या हुआ था, तो फिरिदगिन के शासनकाल में भारत पर सबसे पहला आक्रमण हुआ था। तो क्वेश्चन ये आता है कि भारत पर, ठीक है, भारत पर किस गजनवी साम्राज्य के शासनकाल में भारत पर पहला आक्रमण हुआ था, तो वो हुआ था फिरिदगिन के शासनकाल में। और जब फिरिदगिन के शासनकाल में भारत पर आक्रमण हुआ था, उस समय भारत के शासक कौन थे, तो भारत के शासक का नाम लिखाया था, पंजाब के शासक थे जिनका नाम था जयपाल। आ रहा है समझ में, ये ध्यान रखना, ठीक है, इसी क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद लिखाया था अगला सुबुक्तगिन। अगला शासक कौन आया था, तो देखो सबसे पहला है गजनवी साम्राज्य में अलब्तकीन, अलब्तकीन के बाद फिरिदगिन, फिरिदगिन के बाद होता है सुबुक्तगिन। तो सुबुक्तगिन कौन था, तो सुबुक्तगिन के बारे में लिखा था अलब्तकीन का गुलाम और दामाद था, ठीक है। तो अलब्तकीन कौन है भी है, तो अलब्तकीन जो गजनवी साम्राज्य का संस्थापक था, उसी का क्या था, ये गुलाम और दामाद था। और लगभग इसने 977 से लेकर 998 ईस्वी तक इसने भारत पर 977 से लेकर 998 ईस्वी तक इसने क्या शासन करा था, गजनवी साम्राज्य में शासन करा था। और इसी का पुत्र बताया था मैंने, इसी का पुत्र कौन था, तो इसी का पुत्र था भैया महमूद गजनवी। कौन था, महमूद गजनवी, यहाँ से इंपॉर्टेंट था। तो महमूद गजनवी, ठीक है, कब गद्दी पर बैठता है, 998 ईस्वी पर गद्दी पे रहा था। और कब तक रहता है, 1030 तक इन्हें शासन करा था। तो कौन था महमूद गजनवी, तो महमूद गजनवी सुबुक्तगिन का पुत्र था, है ना। और इसने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण करे थे, 17 बार आक्रमण करे थे। हो गया क्लियर, 17 बार महमूद गजनवी ने आक्रमण करे थे। जिसमें से पूछा था कि महमूद गजनवी का पहला भारत पर आक्रमण कब हुआ था, तो पहला आक्रमण सन 1000 में हुआ। 1000 में हुआ था। कहां पर आक्रमण करा था, तो इसने 1000 में पेशावर पर आक्रमण करा था। पेशावर जगह का नाम है, वर्तमान में पाकिस्तान में आता है। हो गया क्लियर, बस आपको तो ध्यान रखना है कहां पर करा था, पेशावर। क्वेश्चन ये रहता महमूद गजनवी का भारत पर पहला आक्रमण किस वर्ष में हुआ था, सन 1000 में हुआ था। हो गया क्लियर, गद्दी पर बैठा था 998 में, उसके 2 साल बाद। उसके बाद मैंने बताया था दूसरा आक्रमण करा था कि इसने 1001 में। जब 1001 में आक्रमण करा था तो उस समय राजा कौन थे, उस समय भी राजा का नाम ही था, है ना। पंजाब के शाही राजा थे भी, जिनका नाम था जयपाल, है ना। क्या नाम था, जयपाल था। लेकिन ये जयपाल द्वितीय नाम जाना पड़ेगा, है ना। ये कौन थे भी, जयपाल द्वितीय। क्यों, क्योंकि पहले जो थे वो गद्दी पे बैठ चुके थे, उन्हीं के शासनकाल में पहली बार आक्रमण हुआ था, ये बताया था, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी थी कि जो महमूद गजनवी था, इसका भारत में सबसे चर्चित आक्रमण रहा था 1025-1026 में, ठीक है। कौन सा आक्रमण था, तो ये गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करा था। ये कहां पर आक्रमण करा था, तो सोमनाथ, गुजरात के सोमनाथ मंदिर का आक्रमण था। हो गया क्लियर, कहां गया था ये महमूद गजनवी, तो महमूद गजनवी गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने गया। तो यहाँ आता है गुजरात, ध्यान से, ठीक है। और यहाँ लगता है कि राजस्थान, यहाँ किस चीज में लगती है, यहाँ लगता है राजस्थान की सीमा लगती है। तो हुआ क्या था, 1025-1026 में जो महमूद गजनवी था, ये कहा गया था कि गुजरात सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है, तो गुजरात में एक प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है। तो गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने आया था। अब जब आक्रमण करने आया था तो ये उस समय गुजरात में कौन शासन कर रहा था, तो गुजरात में उस समय एक शासक था जिसका नाम था सोलंकी वंश का शासक था, जिसका नाम था भीम प्रथम। कौन था, भीम प्रथम। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि जब महमूद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने गया था, उस समय गुजरात का शासक कौन था, तो गुजरात का शासक था भीम प्रथम। और इसी भीम प्रथम को एक नाम से कहा था मूलराज प्रथम।
क्या नाम से जानते हैं? मूलराज प्रथम। एक ही नाम है भीम। मूलराज प्रथम बोलो या भीम प्रथम बोलो। अब आक्रमण करने गया तो महमूद गजनवी और भीम प्रथम के बीच क्या हुआ कि युद्ध हुआ। इस युद्ध में क्या करा था, तो इस युद्ध में भीम द्वितीय को क्या करा था, मोहम्मद गोरी ने महमूद गजनवी ने क्या करा था, पराजित करा था। वो पराजित करने के साथ ही, ध्यान सुनना, पराजित करने के साथ ही गुजरात के सोमनाथ मंदिर को इसने क्या करा था, लूटा था। और इसके पूरे भारत में सबसे चर्चित रहा था, ये चर्चा का विषय बना। हो गया क्लियर? ये ध्यान रखना। फिर मैंने बताया था तो ये जो जैसे ही गुजरात में आया और गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा इसने, और मूर्ति ठीक है ना, इसके अलावा मंदिर को लूटने के बाद भी इसने क्या करा था, मूर्ति को भी तोड़ा था। तो मूर्ति तोड़ने के कारण मैंने इसको बताया था क्या कहा जाता है, मूर्ति भंजक। तो किस शासकों में मूर्ति भंजक, या इसी को मूर्ति भंजक को ही बुद्ध शिकन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बुद्ध शिकन। बुद्ध शिकन फारसी वर्ड, ठीक है, क्योंकि इनकी भाषा क्या थी, फारसी थी। और बुद्ध शिकन का मतलब ही क्या होता है, मूर्ति भंजक होता है। ठीक है, तो मूर्ति भंजक के नाम से किसे आता है, तो ये महमूद गजनवी को लेना है ना। फिर मैंने बताया था कि गुजरात में आया आक्रमण करने, गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा। अब ऐसा भी कहा जाता है कि जब ये गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने आया था तो अपने साथ जितने भी जानवर लेकर आया था, ये सामान ले जाने के लिए ऊंट, घोड़े, हाथी जो भी लाया था, ये कम पड़ गए थे। अब इसके पास क्या हो गए थे, इतनी धन संपत्ति इसको हाथ लगी कि भी है, इसके पास ये चीजें कम पड़ गई। तो इसने क्या करा, ये वापस गुजरात से होता हुआ राजस्थान गया। और राजस्थान में भी एक क्षेत्र था, यहाँ के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गोगाजी, संत गोगाजी। ठीक है, ये लोग देवता भी है राजस्थान के, इनके नाम से गोगा नवमी मनाई जाती है। तो संत गोगाजी चौहान एक शासक थे भी, ठीक है। ये इसकी क्या करके जाता है, तो ये जो है संत गोगाजी की गाय चुरा के जाता है। और इनकी जानकारी किसको मिलती है, संत गोगाजी को मिलती है कि महमूद गजनवी क्या करके गया है, इनकी गाय को चुरा कर गया। फिर क्या होता है कि गोगाजी जाते हैं और महमूद गजनवी से भी क्या करते हैं, युद्ध लड़ते हैं। और इस युद्ध में ये क्या हो जाते हैं, संत गोगाजी चौहान जो रहते हैं, क्या हो जाते हैं, युद्ध में शहीद हो जाते हैं, है ना। ये ध्यान रखना, अपनी गायों की रक्षा हेतु क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। और इन्हीं को भी महमूद गजनवी ने उपाधि दी थी, जहार पीर की उपाधि। जहार पीर का मतलब होता है कि साक्षात देवता। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये अपने काम का नहीं है, लेकिन जो भी गोगाजी से संबंधित होंगे भी उनसे पूछ लेना, वो बता देंगे जो मैंने चीज बताई, है ना। क्योंकि ये राजस्थान के थे भी, इसलिए ध्यान, है ना। लेकिन तो भी अपने को थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। इन्हीं के नाम से गोगा नवमी मनाई जाती है। ठीक है, चलो हो गया क्लियर, ये ध्यान। तो ये अपन ने किसकी बात करी थी, तो ये महमूद गजनवी के। इसके बाद मैंने बताया था कि अब गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा था, वापस क्या जा रहा था, ये देखो पहले स्थल मार्ग था, जल मार्ग की खोज तो 1500 में हुई, और वो किसने करी थी, वास्को डी गामा ने करी थी। तो जल मार्ग नहीं चलता है, 1498 में वास्को डी गामा ने करी थी सबसे पहले जल मार्ग की खोज। पहले जल मार्ग नहीं था, ठीक है, पहले केवल स्थल मार्ग था। तो गुजरात से होता हुआ ये कहां गया, वापस राजस्थान गया। अब राजस्थान होता हुआ वापस, राजस्थान किसी में लगती, पाकिस्तान, अफगानिस्तान इधर से, ठीक है, पाकिस्तान से, तो इधर के क्षेत्र के थे। अब जैसे ही राजस्थान तरफ जा रहा था, ठीक है, तो 1027 में इसका जो आक्रमण हुआ था वो जाटों के विरुद्ध हुआ था। किसके विरुद्ध हुआ था, जाटों के विरुद्ध हुआ था। कैसे हुआ था, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूट कर जा रहा था, तभी राजस्थान के जो जाट लोग थे, इनको इसकी जानकारी मिली कि महमूद गजनवी क्या करके जा रहा है। तो महमूद गजनवी ने क्या करा है, गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा और धन संपदा लेके जा रहा है। तो जो राजस्थान के जाट थे, ये उन्होंने क्या करा था, महमूद गजनवी से भी क्या करा था, युद्ध लड़ा था। और कुछ धन संपत्ति क्या करा था, ले जाने से रोका था, या इसकी धन संपत्ति को क्या करा था, लूटा था। ठीक है, और 1027 में हुआ था। और ये महमूद गजनवी का ध्यान रखना कि अंतिम आक्रमण। तो क्वेश्चन पूछा था, महमूद गजनवी का भारत पर पहला आक्रमण 1000 में हुआ था। अंतिम आक्रमण कब हुआ था, 1027 में हुआ था। और 1030 में महमूद गजनवी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो महमूद गजनवी की मृत्यु कब हो गई थी, 1030 में हो गई थी। 27 में इसका अंतिम आक्रमण था। इतनी आगे चीज समझ में, ये कल बता दिया था। ठीक है, चलो इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो महमूद गजनवी था, इसके दरबार में, ठीक है, कुछ विद्वान रहते थे। तो इसके दरबार के कुछ दरबारी विद्वान कौन कौन थे, तो दरबारी विद्वान, है ना, ये मैंने आपको बताया था। तो इसके दरबार के कुछ दरबारी विद्वान की ट्रिक बताई थी कि इसके फूफा रहते थे, ध्यान रखना, है ना। चलो, तो कौन कौन थे कि इसके दरबारी विद्वान में, एक का नाम था फारूकी। क्या नाम था, फारूकी। पूछा जाता था फारूकी किसके दरबार में था, महमूद गजनवी। फारूकी के बाद आता उद्बी। उद्बी, उद्बी ने एक रचना लिखी जिसका मैंने नाम लिखा था आपको, तारिख ए यामिनी, है ना। चलो, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि तारिख ए यामिनी जो है, ठीक है, तारिख ए यामिनी किसने लिखी है, तो ये उद्बी ने लिखी थी। ठीक है, चलो उसके बाद लिखा था फिरदौसी। फिरदौसी किसके दरबार में था, महमूद गजनवी। इसने कौन सी पुस्तक लिखी, शाहनामा। तो शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है, तो शाहनामा पुस्तक के जो लेखक है वो फिरदौसी है। इसके बाद अगला नाम जो है, फिरदौसी के बाद अगला नाम जो बताया था मैंने आपको, अल बरूनी।
अल बरूनी, ये इंपोर्टेंट नाम था। तो क्वेश्चन पूछा था कि महमूद गजनवी का प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? अल बरूनी था। और अल बरूनी ने पुस्तक लिखी जिसका नाम है किताबुल हिंद। कौन सी पुस्तक थी? तो किताबुल ए हिंद है, या इसी को कहते हैं कि किताबुल हिंद को तहकीकात हिंद, किताबुल हिंद या तहकीकात हिंद, या इसी को कहते हैं हिंद की खोज, है ना। ये किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी थी? अल बरूनी लिखी थी। अल बरूनी कौन था? अल बरूनी महमूद गजनवी का प्रसिद्ध इतिहासकार था, है ना, इसका लेखक था। और इससे क्या मिलता है भी हमको? इससे, इस पुस्तक से, जो ये किताबुल हिंद पुस्तक लिखी है, ठीक है, इससे हमको क्या जानकारी मिलती है? तो इससे भी हमको महमूद गजनवी के शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है। आ गया समझ में? तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि महमूद गजनवी जो था, इसके बारे में हमको जो जानकारी मिलती है वो किस पुस्तक से मिलती है? तो इस पुस्तक से मिलती है। और इस पुस्तक को लिखा किसने? तो किताबुल हिंद पुस्तक को लिखा है अल बरूनी। अल बरूनी कौन था? तो महमूद गजनवी जो था, इसके दरबार का प्रसिद्ध कौन था? ये दरबारी लेखक और इतिहासकार। आ गया समझ में? ये अपन ने पढ़ लिया था लास्ट में, ठीक है। चलो, इसके बाद मैंने आपको लिखाया था कि कुछ महमूद गजनवी से संबंधित, कि महमूद गजनवी जो था, है ना, इसको क्या नाम से जानते थे? तो इसने मंदिर की मूर्ति को तोड़ा था, इसलिए इसको पुष्टिकन कहा जाता है, या इसको मूर्ति भंजक कहा जाता है। पहला तुर्क सरदार था जिसने क्या करा था? कि पहला तुर्क सरदार था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण करी थी। तो क्वेश्चन पूछा था कि पहला तुर्क सुल्तान कौन था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण करी थी? अलख्तगीन था, फरीदगीन था, सुबुक्तगीन था, कि महमूद गजनवी था? तो महमूद गजनवी पहला शासक था जिसने कौन सी सुल्तान की उपाधि धारण करी थी। ये क्वेश्चन बताया था मैंने, ठीक है। चलो, इसके बाद ये बताया था कि जो महमूद गजनवी था, इसका संबंध किस वंश से था? बताया था ये, है ना। तो ये किस वंश का शासक था? ये यामिनी वंश का था। और इसी वंश के ऊपर एक पुस्तक लिखी है। किसने लिखी है? यामिनी वंश के ऊपर एक पुस्तक लिखी है कुतुबी ने, तारीख यामिनी है। तो उसमें किसके बारे में आ रहा है समझ में? तो इनके बारे में हमको जानकारी मिलती है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया था ये लगभग, ठीक है, हो गया क्लियर। तो ये किसके बारे में पढ़ा था अपन ने? तो ये लास्ट में पढ़ा था अपन ने, ठीक है, वो गजनवी साम्राज्य के बारे में। तो गजनवी साम्राज्य में कौन था? अलख्तगीन था, फरीदगीन था, सुबुक्तगीन था और महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी के कौन कौन से प्रसिद्ध आक्रमण हुए, ये पढ़ने देखे थे। अब उसके बाद अगला जो साम्राज्य शुरू होता है, ये भी इंपॉर्टेंट सुनना। अगला साम्राज्य गौर साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य था? गौर साम्राज्य, ठीक है। इसके बाद अगला मध्यकालीन भारत कहाँ से शुरू होता था? मध्यकालीन भारत हुआ था भारत पर अरबों के आक्रमण से। पहले भारत पर अरबों के द्वारा आक्रमण किए गए, फिर भारत में किसके द्वारा आक्रमण किए गए? गजनवी साम्राज्य के द्वारा आक्रमण किए गए। फिर इसके बाद गजनवी साम्राज्य के बाद भारत में कौन आक्रमण करता है? गौर साम्राज्य, ठीक है। अब गौर साम्राज्य क्या था दिया, तो ध्यान से समझना, ठीक है। इससे पहले गौर साम्राज्य पढ़ने से पहले अपन ने एक साम्राज्य पढ़ा था जिसका नाम था गजनवी साम्राज्य, यही पढ़ा था, तो ध्यान से सुनना। इससे पहले एक साम्राज्य पढ़ा था इसका नाम था गजनवी साम्राज्य। तो गौर साम्राज्य क्या था? तो ध्यान से समझना कि जो गौर साम्राज्य था, है ना, ये गौर राज्य, कैसे देखो, अगर पूछ ले कि गौर राज्य क्या था, तो ध्यान रखना गौर राज्य जो गजनवी साम्राज्य था इसी के अधीन एक छोटा सा राज्य था, ठीक है। जहां पर गजनवी साम्राज्य था उसी के अधीन क्या था? एक छोटा सा राज्य था गौर साम्राज्य। लेकिन जब तक ध्यान रखना कि गजनवी साम्राज्य शक्तिशाली था, तो गजनवी साम्राज्य अगर आपसे पूछा शक्तिशाली कहां तक था? महमूद गजनवी की मृत्यु तक। तो जैसे क्या होता है, महमूद गजनवी की मृत्यु होती है, तो महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद गजनवी साम्राज्य धीरे धीरे क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। आ रहा है लॉजिक समझ में, है ना। धीरे धीरे मतलब सबसे शक्तिशाली शासक कहां तक रहे थे? तो जैसे आगे पढ़ोगे तो भी आगे देखो क्वेश्चन आते हैं, ऐसे मुगल थे भारत में, है ना। तो मुगल के बारे में पढ़ा होगा, तो क्या मुगल भारत में 1526 में आए थे और भारत में गए भी 1857 में। लेकिन अगर पूछे तो मुगल पावरफुल कब तक थे, तो मुगल पावरफुल थे कि 1526 से इनका भारत में, है ना, अस्तित्व आया था। और पावरफुल कब तक थे? 1707 तक थे। मतलब यहाँ तक सबसे पावरफुल रही, मतलब यहाँ तक जब इनका शासनकाल था तब तक कह सकते हो कि पूरे भारत के क्षेत्रफल इनका अधिकार था, मतलब पूरे क्षेत्रफल किसका अधिकार था? इनका अधिकार। तो ऐसा क्या हुआ कि 1707 के बाद की जो, अब देखो रहा तो कब तक ये, ऐसा ढूंढ रहे कि 1707 को मुगल चले गए थे, 1707 से लेकर भी 1857 तक मुगलों ने शासन करा है। लेकिन मुगल पूछने के भारत में सबसे प्रभावी कब तक थे? आ गया समझ में? तो ये कब तक थे? तो ध्यान रखना सबसे पहला शासक आया था बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, है ना, हुमायूं के बाद आता है अकबर, अकबर के बाद आता उसका पुत्र जहांगीर, जहांगीर के बाद उसका पुत्र था शाहजहां, शाहजहां के बाद उसका पुत्र था औरंगजेब। तो औरंगजेब का तो नाम सुना होगा। तो औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में। कब होती है? तो जब तक औरंगजेब जीवित था तो समझ लेना भी पूरे भारत पर किसका अधिकार था? मुगलों का अधिकार था। और जैसी 1707 में किसकी मृत्यु होती है?
औरंगजेब की। तो जैसी मृत्यु हुई कि औरंगजेब की, तो औरंगजेब शक्तिशाली शासक था। अब जैसी मृत्यु होती है तो धीरे धीरे क्या हो जाता है कि ये जहां मुगलों का शासन था, धीरे धीरे ये फिर दूसरी तरफ इधर मराठों के आक्रमण शुरू हो जाते, है ना। इधर से क्या हो जाते है, दूसरी तरफ से मराठों के आक्रमण शुरू हो जाते, दूसरी तरफ से भी अंग्रेजों के शासन, अंग्रेजों के आक्रमण शुरू हो जाते। तो कहने का मतलब ये होता है कि 1707 से लेकर 1857 तक मुगलों ने तो शासन करा है, लेकिन यहाँ तक पावरफुल थे। इसके बाद धीरे धीरे यहाँ से मुगलों का क्या हो जाता है, पतन होना शुरू हो जाता है। पहले भारत तक थे 1707 तक, फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है कि आक्रमण होने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे इनका क्षेत्र क्या हो जाता है, फिर कम हो जाता है। इधर से मराठों ने आक्रमण कर दिया, हाँ, इधर से अंग्रेजों का आक्रमण हो जाते हैं। तो कहने का मतलब धीरे धीरे अपने क्षेत्र में सीमित हो जाते हैं। और 1857 तक तो ये केवल इनका अधिकार कहाँ तक रह जाता है, दिल्ली तक। कहाँ तक रह जाता है, दिल्ली तक। तो 1800 तक आते आते तो केवल मुगल कहाँ तक सीमित रह गए, दिल्ली तक ही रह गए। और 1857 की क्रांति होती तो अंग्रेज तो कहते थे कि अब लाल किला भी ले लेंगे, है ना। मतलब लाल किले तक इनका अधिकार था 1857 तक, लेकिन अंग्रेजों ने क्या कहा कि अब तो लाल किला भी क्या कर लेंगे, मुगलों के हाथ से निकल जाएगा। तभी क्या होता है कि 1857 की क्रांति में दिल्ली से नेतृत्व करा था बहादुर शाह द्वितीय ने। किसने करा था, तो एक शासक आएगा, भी आगे पढ़ेंगे नाम, बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। और इसी का नाम है जफर। ये कौन है, बहादुर शाह द्वितीय जफर। तो ये अंतिम मुगल शासक। पहला कौन था, पहला बाबर था। पहला कौन था, मुगल वंश का संस्थापक कौन है, बाबर है। ये सबसे पहला शासक है, 1526 में इसका नाम आएगा। और अंतिम शासक कौन है कि 1857 में बहादुर शाह द्वितीय जफर था। ये अंतिम मुगल था। तो अगर पूछ ले आपसे कि भाई अंतिम मुगल शासक कौन है, तो बहादुर शाह द्वितीय जफर है। आ गया समझ में। और इसने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। तो अंग्रेजों ने इसको बंदी बना लिया, और बंदी बनाकर इसको कहाँ पहुंचा दिया था, रंगून। और रंगून पहले म्यांमार की राजधानी हुआ करती थी। किसकी राजधानी, म्यांमार देश की राजधानी हुआ करती थी। रंगून में इसको निर्वासित करा। वहीं पर कैदी जीवन व्यतीत करते हुए इसकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भारत का अंतिम मुगल शासक जो है इसका नाम क्या है, तो बहादुर शाह द्वितीय जफर था। इसका मकबरा कहाँ है, इसका मकबरा भारत में नहीं, कहाँ है इसका मकबरा, रंगून म्यांमार में। वहां कैसे चले गए भी इसका मकबरा, क्यों, क्योंकि 1857 की क्रांति में इसने क्या करा था, दिल्ली से नेतृत्व करा था। अब नेतृत्व करा था तो अंग्रेजों ने इसको बंदी बना के कहाँ पहुंचा दिया, रंगून पहुंचा दिया था। और वहीं पर 1862 में इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो इसका मकबरा कहाँ है, रंगून म्यांमार। आ रहा लॉजिक समझ में, क्या चीज बताई। तो वैसे ही क्या हुआ था कि सुन लेना, वैसे ही गजनवी साम्राज्य जो था इसकी स्थापना हमने देखी थी कि गजनवी साम्राज्य की स्थापना हुई थी 932 में। किसने करी थी, अलतगिन ने। और 1030 तक ये क्या रहता है कि पावरफुल रहता है। कब तक पावरफुल रहा था, 1030 तक, है ना। मतलब अपन कह सकते हैं कि अलतगिन के समय से शुरू हुआ था। और महमूद गजनवी जब तक शासक रहा था तब तक गजनवी साम्राज्य क्या था, शक्तिशाली था। आया लॉजिक समझ में। अब जैसी गजनवी किसकी मृत्यु जाती है, तो जैसे क्या होता है, सुन लेना, जैसे ही महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है वैसे गजनवी साम्राज्य धीरे धीरे क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो उसी कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर एक व्यक्ति रहता है भी है जो उससे अलग होकर किसकी स्थापना कर देता है, तो उससे अलग होकर भी गौड़ साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो अब ध्यान से सुन लेना जो चीज बता रहा हूँ, है ना, इंपॉर्टेंट, गौड़ साम्राज्य, ठीक है। चलो, तो गौड़ साम्राज्य जो था ये क्या था, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। गौड़ साम्राज्य क्या था, तो गौड़ साम्राज्य, ठीक है, ये क्या था, तो जो गजनवी साम्राज्य था, ठीक है, ध्यान से सुनना। गजनवी साम्राज्य के अधीन एक छोटा सा क्या था, ये गौड़ राज्य था, ठीक है। तो गौड़ राज्य किसके अधीन था, तो गौड़ साम्राज्य, सुन लेना। तो गौड़ साम्राज्य जो था ये गजनवी साम्राज्य के अधीन एक छोटा सा राज्य था, गजनवी साम्राज्य के अधीन, है ना। गजनवी साम्राज्य के अधीन कैसा था, गजनवी साम्राज्य के अधीन एक छोटा सा क्या था, राज्य था। हो गया क्लियर, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है, जैसे गजनवी साम्राज्य कमजोर होता है तो गौड़ साम्राज्य की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। तो ध्यान से सुन लेना, ठीक है। तो सन 1173 में, ध्यान से सुनना भी इंपॉर्टेंट नाम, 1173 में मोहम्मद गोरी, कौन था, मोहम्मद गोरी। तो सन 1173 में मोहम्मद गोरी ने गजनवी साम्राज्य से, ठीक है, मोहम्मद गोरी ने गजनवी साम्राज्य से, ठीक है, मोहम्मद गोरी ने, ठीक है, गजनवी साम्राज्य से, ठीक है, अलग होकर एक नए साम्राज्य, गजनवी साम्राज्य से अलग होकर एक नए साम्राज्य, ठीक है, गजनवी साम्राज्य से अलग होकर एक नए साम्राज्य, गौड़ साम्राज्य की स्थापना की। कौन से साम्राज्य की, गौड़ साम्राज्य की स्थापना, ठीक है। गजनवी साम्राज्य से अलग होकर एक गौड़ साम्राज्य की स्थापना करी।
हो गया क्लियर? आगे क्या समझ में आता? तो पूछा जाता है गौड़ साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो गौड़ साम्राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी था। और मोहम्मद गोरी ने गजनवी साम्राज्य से अलग होकर क्या करा था? एक नए साम्राज्य की क्या करी थी? इसने स्थापना करी थी। हो गया क्लियर? फिर यहाँ से सुन लेना, इंपॉर्टेंट चीज है। मोहम्मद गोरी जो था, क्वेश्चन पूछा जाता है मोहम्मद गोरी, ठीक है, मोहम्मद गोरी जो था वो शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के नाम से गद्दी पर बैठा। मोहम्मद गोरी के नाम से गद्दी पर बैठा, ठीक है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के नाम से गद्दी पर बैठा। तो ये क्वेश्चन पूछाता है, ठीक है, कि जो मोहम्मद गोरी था ये क्या नाम से क्या गद्दी पर बैठा था, ये क्या नाम से शासक बना था? तो मोहम्मद गोरी जो था, ये ध्यान से सुनना, शहाबुद्दीन पूछा था कि जब मोहम्मद गोरी शासक बना था तो क्या नाम से गद्दी पर बैठा था? तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के नाम से गद्दी पर बैठा था, ठीक है। चलो इसके बाद ध्यान रखना, जब मोहम्मद गोरी शासक बना तो इसने भारत पर पहला आक्रमण कब करा? जैसे अपन ने उसका पढ़ा था महमूद गजनवी का, तो महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब करा था? 1000 में करा था, सही है। तो वैसे इसकी बात हो रही है कि इसने भारत पर पहला आक्रमण कब करा था? तो इसने भारत पर पहला आक्रमण करा था 1175 में। कब करा था? 1175 में करा था, ठीक है। और 1175 में किसके विरुद्ध करा था? तो 1175 में मुल्तान के विरुद्ध करा था। मुल्तान क्षेत्र का नाम था भी है, ये भी वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में है, खाली नाम रखना। मुल्तान के विरुद्ध करा था। और मुल्तान में किसके विरुद्ध करा था? तो मुल्तान में करमाथी शासक, खाली नाम जाने को भी है ना, ये कोई ज्यादा काम की नहीं, आपको करमाथी शासक के विरुद्ध करा था, ठीक है। चलो तो बस ये ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मोहम्मद गोरी था इसका भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ था? तो मोहम्मद गोरी का भारत पर पहला आक्रमण 1175 में हुआ था। कहां पर हुआ था? मुल्तान में हुआ था। किसके विरुद्ध हुआ था? करमाथी शासक के विरुद्ध हुआ था। करमाथी शासक के विरुद्ध, है ना, था लिखा हुआ है करमाथी शासक के विरुद्ध, ठीक है। चलो इसके बाद सुनना भी इंपॉर्टेंट। इसके बाद इसका जो दूसरा आक्रमण होता है वो कहाँ होता है? तो इसका जो दूसरा आक्रमण होता है, ठीक है, मोहम्मद गोरी का भारत में दूसरा आक्रमण होता है 1178 में। कहाँ होता है? 1178 में होता है। कहाँ पर आक्रमण करा था? 1178 में इसने गुजरात पर आक्रमण करा था। कहाँ पर आक्रमण करा था? गुजरात पर आक्रमण करा था। तो 1178 में इसने कहाँ आक्रमण करा? तो 1178 में इसने गुजरात पर आक्रमण करा, ठीक है। तो गुजरात पर आक्रमण किया, ठीक है। तो 1178 में गुजरात पर आक्रमण करा। अब जब गुजरात में आक्रमण करने गया था तो गुजरात का शासक कौन था उस समय? तो उस समय गुजरात का शासक का ध्यान रखना कि भीम द्वितीय, इंपॉर्टेंट नाम कौन था? भीम द्वितीय। तो क्वेश्चन आता है कि जब मोहम्मद गोरी ने 1178 में जब गुजरात पर आक्रमण करा था उस समय गुजरात का शासक कौन था? तो उस समय गुजरात का शासक था भीम द्वितीय था। भीम प्रथम कौन था? भीम प्रथम का नाम क्या था? तो ध्यान रखना कि यही क्वेश्चन होते हैं, ध्यान से समझना, सब चीजें काम की स्टोरी टाइप में, अगर दिमाग में क्लियर है तो सब चीजें आएगी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भीम प्रथम था, है ना, क्या बताया था? सुनना ध्यान से कि भीम प्रथम कौन था? क्योंकि भीम प्रथम के समय महमूद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करा था और भीम प्रथम को क्या करा था? हराया था, ये था। लेकिन अब पूछ ले कि भीम द्वितीय कौन था? तो ध्यान सुनना, जब 1178 में मोहम्मद गोरी ने जब गुजरात पर आक्रमण करा था उस समय गुजरात का शासक कौन था? उस समय गुजरात का शासक था भीम द्वितीय। तो भैया गया आक्रमण करने कौन? तो आक्रमण करने आ रहा मोहम्मद गोरी, और कहाँ जा रहा है? गुजरात पर। और उस समय गुजरात का शासक कौन था? भीम द्वितीय। तो यहाँ क्या होता है कि सुन लेना, तो यहाँ पर जो है, ठीक है, मोहम्मद गोरी और, ठीक है, मोहम्मद गोरी और भीम द्वितीय के मध्य क्या होता है? मोहम्मद गोरी और भीम द्वितीय के मध्य युद्ध होता है, ठीक है। अब आक्रमण करने गया है तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, युद्ध होगा। अब इस युद्ध में क्या हुआ था? तो ध्यान से सुनना, इस युद्ध में जो भीम द्वितीय था इसने क्या करा था? तो इस युद्ध में भीम द्वितीय ने किसको हराया था? मोहम्मद गोरी को हराया था। आया समझ में? आक्रमण करने कौन गया? आक्रमण करने गया मोहम्मद गोरी। कहां पर? गुजरात पर, ठीक है। तो गुजरात का शासक कौन था? उसमें भीम द्वितीय था, हो गया क्लियर। अब आक्रमण करने गया तो युद्ध होगा, सिंपल सी बात है, युद्ध हुआ। तो किसके बीच युद्ध होता है? मोहम्मद गोरी और भीम द्वितीय के मध्य युद्ध होता है। इस युद्ध में क्या हुआ था? तो इस युद्ध में भीम द्वितीय जो था इसने क्या करा था कि मोहम्मद गोरी को हराया था। आ रहा है समझ में? ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद गोरी को भारत में सबसे पहले किसने हराया था? तो भैया मोहम्मद गोरी को भारत में सबसे पहले भीम द्वितीय ने हराया था। और भीम द्वितीय कौन था? भैया गुजरात का शासक था। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि मोहम्मद गोरी जो था भैया इसको भारत में सबसे पहले किसने हराया था? तो सबसे पहले जो था वो मोहम्मद गोरी ने, ठीक है, ध्यान रखना, किसने हराया था भारत में? भीम द्वितीय। हो गया क्लियर? ये ध्यान रखना, इंपोर्टेंट नाम, ठीक है। चलो अब हुआ क्या? ध्यान से समझना, ठीक है। चलो कहाँ आया? ये ध्यान से सुनना, ये आया गुजरात पर आक्रमण करने। कौन आया? मोहम्मद गोरी।
अब गुजरात पर आक्रमण करने आया तो इसने देखा कि यहाँ का शासक कौन है, भीमद्वितीय। भीमद्वितीय के साथ इसका युद्ध हुआ और भीमद्वितीय ने मोहम्मद घोरी को क्या करा, बुरी तरह से पराजित करा। ठीक है, अब बुरी तरह से पराजित करा मतलब ऐसी हालत हो गई कि इसकी कहने का मतलब केवल जीवित बचाई, इसकी सेना वेना क्या हो गई, सब समाप्त हो गई। ठीक है, अब सेना वेना समाप्त होने के बाद भी अपनी जान बचाकर वापस गया। हो गया क्लियर। अब वापस जाएगा तो भी अपने उसी क्षेत्र से गुजरात आया तो गुजरात से राजस्थान होता हुआ वापस क्या हुआ, अपने क्षेत्र में गया। अब इसने देखा भी है कि अब अगली बार गुजरात जाएगा क्या, अब जाएगा क्या दूसरी बार गुजरात गया भी, इसने आक्रमण करने गया और देखा भी वहां पे तो शक्तिशाली शासक ही भीमद्वितीय, और भीमद्वितीय ने मोहम्मद घोरी को क्या करा, बुरी तरह से पराजित करा। तो घोरी ने देखा भी अब गुजरात तो जाने ही नहीं, क्यों नहीं जाना, क्योंकि गुजरात में कौन है, भीमद्वितीय है, और भीमद्वितीय कैसा शासक है, शक्तिशाली शासक है। तो इसने क्या करा कि अपने ध्यान से सुनना, फिर इसने, ठीक है सुनना ध्यान से, फिर इसने भारत के लिए कहां पर, तो भारत के दिल्ली पर आक्रमण करने की योजना बनी। कहां पर आक्रमण करने की, अब इसने सोचा कि अब गुजरात तो नहीं जा सकता हूं, सही है, क्यों नहीं जा सकते भी, क्योंकि गुजरात में शक्तिशाली शासक जिसका नाम है भीमद्वितीय पहली पराजित होकर अपनी जान बचाकर तो आया ही। फिर इसने क्या करा, फिर इसने भी दिल्ली पर आक्रमण करने की योजना बनी। कहां पर, कि अब आक्रमण क्या करूंगा, दिल्ली पर आक्रमण करूंगा। तो बेहद ध्यान रखना, पहला आक्रमण क्या करा था इसने, तो पहला बड़ा आक्रमण जो करा था वो इसने गुजरात पर करा था। हाँ, गुजरात पर अधिकार करने गया था, लेकिन गुजरात का शासक कौन था, भीमद्वितीय था। तो भीमद्वितीय ने इसको बुरी तरह से पराजित करा था। और ये भी कहा जाता है कि भीमद्वितीय ने अपनी माता के कहने पर इसको क्या कर दिया था, केवल जीवित छोड़ दिया था। हाँ, ये ध्यान रखना ना, ये तो इसकी हत्या कर देता, लेकिन जो भीमद्वितीय थे इनकी मदर के कहने पर इसको क्या कर दिया गया था, केवल जीवित छोड़ दिया गया था। अब अपनी जान बचाकर गया भी अपने क्षेत्र में, और इसने देखा कि अब यहाँ शासन, ठीक है ना, अब क्या करना है, गुजरात तो जाना ही नहीं। ठीक है, अब गुजरात में जाता हुआ अब इसने कहा की योजना बनाई, अब इसने बनाई है दिल्ली की योजना कि अब कहाँ आक्रमण करूंगा, दिल्ली पर आक्रमण करूंगा। ठीक है, आगे भी इतना लिख लिया। ठीक है, चलो क्या पढ़ा है अभी, सबसे पहले अपन ने पढ़ा गौड़ साम्राज्य। तो गौड़ साम्राज्य मैंने बताया था गजनवी साम्राज्य के दिन एक छोटा सा साम्राज्य था। जब तक गजनवी साम्राज्य पावरफुल था, ये अपने क्षेत्र से क्या हुआ कि अलग नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही गजनवी साम्राज्य का पतन हुआ, उसी में से व्यक्ति था जिसका नाम था मोहम्मद घोरी। उस मोहम्मद घोरी ने क्या करा था, 1173 में मोहम्मद घोरी ने 1173 में क्या करा था, तो एक गौड़ साम्राज्य की स्थापना कर दी। और गौड़ साम्राज्य की स्थापना करने के बाद शाहबुद्दीन मोहम्मद घोरी के नाम से गद्दी पर बैठा। अब गद्दी पर बैठने के बाद इसने 1175 पर भारत पर पहला आक्रमण करा था। और भारत पर पहला आक्रमण इसने जो करा था मुल्तान के विरुद्ध करा था, मुल्तान में करमाती शासक के विरुद्ध आक्रमण करा था। फिर इसने क्या करा कि भारत पर दूसरा आक्रमण करा था गुजरात पर। कहाँ आक्रमण करा था, गुजरात पर। कब आक्रमण करा था, 1178 में, 1178 में इसने आक्रमण करा। गुजरात पर गया कि आक्रमण करने, उस समय गुजरात पर जो शासक था वो था भीमद्वितीय। अब गुजरात पर गया आक्रमण करने, ठीक है, तो भीमद्वितीय की सेना और मोहम्मद घोरी की सेना के मध्य क्या होता है, युद्ध होता है। इस युद्ध में क्या हुआ कि तो भीमद्वितीय जो था उसने क्या करा था, तो भीमद्वितीय ने मोहम्मद घोरी को क्या करा, पराजित करा। आ गया समझ में, जो मोहम्मद घोरी की भारत में पहली हार थी। तो क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद घोरी को भारत में सबसे पहले किसने हराया था, तो मोहम्मद घोरी को भारत में सबसे पहले भीमद्वितीय ने हराया था। आ गया समझ में। अब इसके बाद पराजित हुआ तो इसने देखा कि अपनी जान बचाकर भगाई। तो इसने देखा कि अब क्या है, अब गुजरात पर आक्रमण नहीं करना। फिर ये भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाता है। तो भारत पर भी अब दिल्ली पर आक्रमण करने की योजना बनाता है। कहाँ पर आक्रमण करने की योजना बनाता है, तो अब ये आक्रमण करने की योजना बनाता है दिल्ली पर। ठीक है, कहाँ रहा आक्रमण करने, दिल्ली पर। अब जब दिल्ली पर आक्रमण करने की योजना बनाता है तो उस समय दिल्ली पर जो शासन था वो था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। किसका था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है, किसका शासन चल रहा था उस समय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासनकाल चल रहा। तो अब किसके शासनकाल में आ रहा है कि आक्रमण करने, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल। ठीक है, तो अब यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, चलो तो अब ध्यान रखना। ठीक है, चलो तो ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ से समझना भी इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, मोहम्मद घोरी, ठीक है, मोहम्मद घोरी द्वारा, ठीक है, मोहम्मद घोरी द्वारा, ठीक है, लड़े गए प्रमुख युद्ध। ठीक है, तो मोहम्मद घोरी द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से थे, इसको समझना। ठीक है, चलो तो मोहम्मद घोरी द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। तो देखो पहला जो युद्ध हुआ था, क्या सुनना, पहला युद्ध होता है वो होता है 1151। कब होता है, 1151 ईस्वी में होता है। और पहला युद्ध होता है उसका नाम है तराइन का प्रथम युद्ध। कौन सा युद्ध होता है, तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध हो गया क्लियर। तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है, ठीक है, ये किसके बीच होता है, तो तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है ये होता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। किसके बीच होता है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय।
ठीक है। और किसके बीच होता है, कौन आ रहा है, ये दिल्ली पर आक्रमण करने, मोहम्मद गोरी आ रहा है ना। पहले गुजरात गया है, गुजरात में हार गया, फिर कहाँ जाता है आक्रमण करने, तो दिल्ली में आक्रमण करता है। तो दिल्ली पर जब आक्रमण करने आता है तो ये दिल्ली में उस समय कौन शासक था, तो दिल्ली में जो था वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ध्यान रखना, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय से युद्ध लड़ने जाता है ना। अब क्या होता है कि दिल्ली पर आक्रमण करने गया, ठीक है, तो युद्ध होता है कि तराइन का युद्ध होता है। तराइन क्या है, तराइन का नाम क्या है, क्या है तराइन, क्या है तराइन, भी स्थान है, जगह जहाँ पर युद्ध लड़ा गया था। आ रहा है समझ में। वो वर्तमान में कहाँ आता है, कि वर्तमान में हरियाणा में आता है। कहाँ आता है ये, हरियाणा में आता है। तो पूछा जाता है कि वर्तमान में कहाँ है, ठीक है, तो हरियाणा में ही तराइन स्थान का नाम है। जाके हुआ तो युद्ध हुआ था तराइन का मैदान। क्यों लड़े गए, ये क्या कारण है, तराइन में थोड़ी लड़े गए, सारे पानीपत में भी हुए, है ना। लेकिन आपका कहने का मतलब है कि ये सारे युद्ध जो थे वो इस क्षेत्र में क्यों लड़े गए थे, ठीक है। तो भी आप आए नहीं थे, इससे पहले मैंने चीज बता दी थी, ठीक है, कि आपका कहने का मतलब है कि भारत में जितने भी अधिकतर युद्ध इसी क्षेत्र में हुए। नहीं, वो भी बोल रहे हैं कि ये यही जगह क्यों चुनी, ये स्थान था ना, वहां से चुनी नहीं होती थी, स्थान का नाम है। यहाँ से भी मैदान में जब युद्ध होता है, बात समझना, तो दोनों की सेना कहाँ एकत्रित होगी, भी कहीं स्थल होगा ना, उसकी बात हो रही। तो वहीं पर जो मैदान था उसका नाम था तराइन का मैदान। और जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि ये युद्ध इस स्थल पे क्यों हुए, क्योंकि जितने भी आक्रमणकारी लोग आए थे, ये बताया था भी, सुन लेना, जितने भी आक्रमणकारी लोग आते थे भारत में वो इस रास्ते से आते थे, उत्तर पश्चिम के रास्ते से। तो सिंपल सी बात है कि कोई भी आक्रमण करने आएगा तो पहले युद्ध इस स्थल पे होगा, सही है। अरे कहने का मतलब है भैया राजा जो है, ठीक है, वो क्या करेगा भैया, कोई आक्रमणकारी आएगा तो अपनी सेना लेके उसी स्थान पे तो जाएगा, उसके क्षेत्र पे, सही है। ऐसा सुनिए ना कि वो यहाँ आके उसके क्षेत्र पे तो जाएगा, उसको क्षेत्र में आने से रोकेगा ना, युद्ध का मतलब ही क्या होता है, सही है। आ रहा है भैया समझ में, उसके क्षेत्र पर क्या करेगा कि उसको आने से रोकेगा, ठीक है, तब जाके क्या करेगा, युद्ध लड़ेगा, ठीक है। ऐसे होता था भैया प्राचीन समय में। कभी एक चीज पूछ लूं, याद हो, एक होता है अश्वमेध यज्ञ होता है, कभी नाम सुना, क्या होता है भैया अश्वमेध यज्ञ का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता था कि ये जो भी राजा रहता था वो क्या करता था, अपने घोड़े को तैयार करके, है ना, छोड़ देते थे। और जहां तक घोड़ा जाएगा, बात समझना, जहां तक घोड़ा गया, और जिसने भी राजा ने देखा कि राजा का घोड़ा है और उसका कोई विरोध नहीं करा, मतलब उस राजा ने उस राजा के अधीनता को क्या कर लिया है, स्वीकार कर लिया। आ रहा है भैया समझ में, है ना। जैसे मान के चलो भैया राजा का घोड़ा राजा ने छोड़ा, और वो घोड़ा मान के चलो भैया गया, और उस गया और मान के चलना का 3-4 साम्राज्य से होता हुआ चले गया, तो राजा ये समझ जाएगा कि वहाँ जो 3-4 साम्राज्य के जो राजा थे उन्होंने मेरी अधीनता क्या कर ली है, उन्होंने विरोध नहीं करा, मतलब मेरी अधीनता को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। और जहां जाके अगर घोड़ा को रोक दिया तो राजा देखेगा भैया घोड़ा किसने रोका, आगे समझ में पता चला कि वो वहां के राजा ने रोका, तो फिर वो राजा उस राजा से क्या करेगा, युद्ध लड़ेगा। आ रहा है समझ में, ये कुछ चीजें होती थी। अश्वमेध यज्ञ का मतलब ये होता है, जहां तक घोड़ा जा रहा है, मतलब यहाँ से 200 किलोमीटर तक घोड़ा चले गया, तो राजा के दिमाग में एक चीज रहती थी, मैं 200 किलोमीटर तक चले गया, मतलब 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र अपना है। आ रहा है लॉजिक समझ में, तो वही क्षेत्र होता था कि यहाँ पर जब आक्रमण करने आता है तो इसी स्थान पर युद्ध होगा ना, ठीक है। तो तराइन का जो मैदान है, तराइन का युद्ध कहाँ हुआ था, किसके बीच हुआ था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। इस युद्ध में ध्यान रखना कि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था, मोहम्मद गोरी को हराया था, जो मोहम्मद गोरी की भारत में दूसरी हार थी। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद गोरी को भारत में दूसरी बार किसने हराया था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो पहली बार किसने हराया, भीम द्वितीय ने। आ रहा है समझ में, तो अगर ऑप्शन में भीम द्वितीय, आधे लोग तो पढ़ाते ही नहीं, भीम द्वितीय भी था तो यहीं से पढ़ा देते हैं, फिर ऑप्शन में भीम द्वितीय आ गया और आपने ये लगा दिया तो क्वेश्चन इसी गलत। आ रहा है लॉजिक समझ में, क्यों गलत, क्योंकि मैं पहले आक्रमण करने कहाँ गया था, पहले आक्रमण करने तो गुजरात में गया था ना 1177 में, तो भीम द्वितीय ने आ रहा है पहले तो। आ रहा है लॉजिक समझ में कि नहीं आया, और क्या पूछना भी पूछ लो, ठीक है। भीम प्रथम कौन था वो भी बता दिया, द्वितीय कौन था, आ रहा है समझ में, तो ये ध्यान रखना। चलो अब इसके बाद दूसरा युद्ध होता है वापस 1192 ईस्वी में, ठीक है। चलो 92 में वापस होता है तराइन का युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, ये ध्यान रखना। कौन सा युद्ध होता है, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। अब तराइन का द्वितीय युद्ध वापस किसके बीच होता है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ध्यान रखना ये कौन है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, तृतीय, और किसके बीच होता है, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में ध्यान रखना पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है, और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध होता है।
ठीक है। अब द्वितीय युद्ध में ध्यान रखना कि द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसको हराया था, तो द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो ध्यान रखना तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी हार होती है, तो तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार होती है। आ गया क्या समझ में, ठीक है। चलो ये ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, चलो एक और युद्ध होता है कि सुनना 1194 ईस्वी में, ठीक है, जिसे कहा जाता है कि चंदावार का युद्ध, चंदावार का युद्ध कहा जाता है, ठीक है। और एक और शासक था जिसका नाम था जयचंद्र, क्या नाम था, जयचंद्र। और ये जो जयचंद्र था ये किस वंश का शासक था, राठौड़ वंश का। किस वंश का था ये, तो ये राठौड़ वंश का था। ये ध्यान रखना, वंश ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान किस वंश के, तो पृथ्वीराज चौहान जो है चौहान वंश के। और ये जयचंद्र जो था ये किस वंश का था, राठौड़ वंश का था। और किसके बीच युद्ध होता है कि यहाँ पर वापस मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध होता है, ठीक है। इस युद्ध में क्या हुआ था, तो ये ध्यान रखना, इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने क्या करा था, जयचंद्र को पराजित करा था। और कहा भी जाता है कि जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, इस युद्ध में तराइन का जो द्वितीय युद्ध था इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार का प्रमुख कारण ही कौन था, जयचंद्र था। किसने हराया था इसको, जयचंद्र ने हराया था, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। और जयचंद्र, और वापस क्या होता है कि देखो 3 शासक रहे, ऐसे समझना। देखो दिल्ली पर अधिकार करना है, ये दिल्ली का क्षेत्र है। एक शासक कौन है, तो एक शासक तो भी है पृथ्वीराज चौहान है ना। एक शासक कौन है, जयचंद्र। एक शासक कौन है, जयचंद्र। और एक शासक हो गया भी मोहम्मद गोरी आ गया। तो मोहम्मद गोरी को क्या करना है कि यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, अधिकार करना है। तो मोहम्मद गोरी ने देखा कि अधिकार करना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो मोहम्मद गोरी ने किसको हराया, पृथ्वीराज चौहान को हराया, है ना। और इस युद्ध में किसने साथ दिया था, भी इसको अपनी तरफ किसने करा था, जयचंद्र ने करा था, ये ध्यान रखना। तो फिर दूसरे युद्ध में भी मोहम्मद गोरी ने किसके साथ युद्ध कर लिया, जयचंद्र से। तो दोनों को पराजित करने के साथ दिल्ली पर किसका अधिकार हो गया, जयचंद्र का। आ गया समझ में, सॉरी, ठीक है, मोहम्मद गोरी। तो 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में ध्यान रखना मोहम्मद गोरी ने किसको हराया, कि जयचंद्र को हराया। फिर यहाँ से क्वेश्चन क्या आते हैं तो सुन लेना। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि राठौड़ वंश का अंतिम शासक कौन था, ये था, ये ध्यान रखना। तो ये कौन था, ये राठौड़ वंश का अंतिम शासक था। तो राठौड़ वंश का अंतिम शासक कौन था, जो मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ था। तो ध्यान रखना राठौड़ वंश का क्या था ये, तो राठौड़ वंश का अंतिम शासक था, पूछा जाता है ना, ध्यान रखना। ये भी पूछा जाता है कि तो राठौड़ वंश का अंतिम शासक कौन था, जो मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ था, उसका नाम था जयचंद्र। क्लियर। ये भी पूछा जाता है कि चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था, तो भी नाम लिख लेना, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, है ना, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था, तो चौहान वंश का अंतिम शासक था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो मोहम्मद गोरी से क्या हुआ था, ये पानी मोहम्मद गोरी से तराइन के द्वितीय युद्ध में क्या हुआ था, पराजित हुआ। आ गया लॉजिक समझ में, एक बार और समझ लो कौन था भैया, मोहम्मद गोरी की बात कर लेते हैं। मोहम्मद गोरी कौन था, इसने गौड़ साम्राज्य की स्थापना करी थी। शाहबुद्दीन मोहम्मद गोरी के नाम से गद्दी पर बैठा था, गद्दी पर बैठा था। 1175 में इसने भारत पर पहला आक्रमण करा था, मुल्तान के विरुद्ध करा था। उसके बाद दूसरा आक्रमण गया कि गुजरात पर आक्रमण करने गया। अब गुजरात पर आक्रमण करने गया 1177 में। उस समय गुजरात का शासक था भीमनीति से क्या होता है, इसका युद्ध होता है। इस युद्ध में भीमनीति ने इसको बुरी तरह से पराजित करा। अब पराजित करा तो इसको क्या करना पड़ा कि अपना क्षेत्र छोड़कर वापस आना पड़ा। अब आया तो इसने दिमाग लगाया कि गुजरात है ना, गुजरात का अधिकार नहीं कर सकते, कि भीमनीति शक्तिशाली शासक है। फिर इसने क्या करा, तो फिर इसने दिल्ली पर आक्रमण करने की योजना बनी, ठीक है। अब दिल्ली पर आक्रमण करने आ रहा है तो फिर दिल्ली में भी तो कोई ना कोई शासक होगा। तो जब इसने दिल्ली पर आक्रमण करने की योजना बनाई तो उस समय दिल्ली पर कौन शासन कर रहा था, तो दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासन। तो ये क्या करता है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण करता है। और इसी का एक विद्रोही था जिसका नाम था जयचंद्र, क्योंकि जयचंद्र की पुत्री से किसने विवाह करा था, कि पृथ्वीराज चौहान ने विवाह करा था, ठीक है। तो पहले तो क्या करा, ये ध्यान रखना, पहले तो तराइन का प्रथम युद्ध होता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया, पृथ्वीराज चौहान ने, ठीक है। जयचंद्र पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया। लेकिन द्वितीय युद्ध में क्या करता था, ये ध्यान रखना, दूसरे युद्ध में जो मोहम्मद गोरी का साथ कौन देता था, तो द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी का साथ देता है जयचंद्र। तो जो मोहम्मद गोरी रहता है ये जयचंद्र की सहायता से किसको हरा देता है, द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है ना। अब ये तो हो गया कि समाप्त। अब बचा कौन, जयचंद्र। तो भी इसको तो शासन करना था। अब ये क्या करता है तो सुन लेना कि ध्यान से। तो मोहम्मद गोरी जो रहता है वो 1194 में वापस किस युद्ध में रहता है, तो ये जयचंद्र से युद्ध रहता है। इसी युद्ध का नाम है चंदावार का युद्ध। और इसी युद्ध में क्या होता है कि जयचंद्र जो रहता है इसी की मृत्यु रहती है। और मृत्यु होने के साथ ये क्या था कि राठौड़ वंश का अंतिम शासक था, ठीक है, जिसकी क्या हो गई थी, मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध लड़ते हुए क्या हुई थी, मृत्यु हुई। आ रहा है क्या समझ में, यहाँ तक की चीज नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, आ गया।
तो कौन ये तीनों युद्ध पूछे जाते हैं? तैरंग का प्रथम युद्ध कब हुआ था? दुश्मन थे ये इसकी पुत्री से, इसने विवाह करा था संयोगिता से, ठीक है। तो संयोगिता से क्या हुआ था? ये नहीं चाहता था ये, ठीक है। ये मान के चलो कि ऐसी स्टोरी ये थी कि ये जो पृथ्वीराज चौहान थे, है ना, इन्होंने जो विवाह करा था ये वो करा था संयोगिता से, और संयोगिता किसकी पुत्री थी? जयचंद्र की पुत्री थी। और जयचंद्र नहीं चाहता था कि ये इसके विवाह इससे हो, पृथ्वीराज चौहान से हो, तो आपसी मतभेद के कारण ये युद्ध हो गए थे। ये चीज थी, आ गया समझ में? ये ध्यान। तो ये तो कहा कि तरंग के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद घोरी का साथ किसने दिया था? जयचंद्र ने दिया था। किसको हराने में? पृथ्वीराज चौहान को। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये जो मोहम्मद घोरी है वो क्या करना चाह रहा है कि वो क्षेत्र पर अधिकार करना चाह रहा है। आ गया? तो बाद में तो भी ऐसी तो युद्ध लड़ लिया। आ गया लॉजिक समझ में? ये चीज थी, ठीक है। चलो हो गया यहाँ तक समझ में कौन कौन से युद्ध है? 3 युद्ध लड़े गए थे। चलो अब इधर सुन लेना। अब इसके बारे में जो क्वेश्चन आता है भी है, ठीक है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद घोरी, ठीक है, मोहम्मद घोरी, ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान, और ये कौन है भी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ध्यान। तो मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य, ठीक है, के मध्य लड़े गए, के मध्य, ठीक है, के मध्य लड़े गए, ठीक है, युद्धों का जो वर्णन है, के मध्य लड़े गए युद्धों का जो वर्णन है, ध्यान सुनना। मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य लड़े गए युद्धों का जो वर्णन है, ये हमको कहाँ से मिलता है? कहाँ से इसकी जानकारी मिलती है कि भैया मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में युद्ध लड़े थे, ठीक है। तो ध्यान सुनना इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य लड़े गए युद्धों का वर्णन जो मिलता है, ये ग्रंथ है, इसका नाम है पृथ्वीराज रासो। कौन सा ग्रंथ है? पृथ्वीराज रासो, ये ग्रंथ है भी, ठीक है। तो जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है, इससे हमको किसकी जानकारी मिलती है? तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ से हमको भी मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़े गए युद्धों का वर्णन मिलता है, तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ से मिलती है। तो ये पृथ्वीराज रासो ग्रंथ किसने लिखा है? तो ये जो ग्रंथ है, ठीक है, तो ये ग्रंथ किसका है भैया? तो ये ग्रंथ है चंद्रबरदाई का। किसका है? चंद्रबरदाई। नाम सुना कभी चंद्रबरदाई का? किसने सुना? सुना है ना। तो कौन थे चंद्रबरदाई? हैं? तो चंद्रबरदाई ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो आगे समझ में। तो चंद्रबरदाई थे भी, इन्होंने ग्रंथ लिखा जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ। और चंद्रबरदाई कौन थे? तो लिख लेना भी, चंद्रबरदाई जो थे ये पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि और लेखक। आ गया समझ में? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि और लेखक कौन थे? आ गया समझ में? तो कौन थे? इनके दरबार के प्रसिद्ध लेखक और कवि कौन थे? तो चंद्रबरदाई थे भी। इन्होंने ग्रंथ लिखा जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ। और इसी ग्रंथ से हमको क्या जानकारी मिलती है? तो इसी ग्रंथ से भी मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य जो भी युद्ध लड़े गए, इनकी जानकारी हमको किस ग्रंथ से मिलती है? इसी ग्रंथ से मिलती है। और इसी ग्रंथ को ध्यान रख लेना भी, इसी ग्रंथ को क्या कहा जाता है? इसी ग्रंथ को ध्यान रख लेना, इसी ग्रंथ को हिंदी का पहला महाकाव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी का पहला महाकाव्य। तो हिंदी का पहला महाकाव्य किस ग्रंथ को कहा जाता है? हिंदी का पहला महाकाव्य किस ग्रंथ को कहा जाता है? उसको कहा जाता है। आ गया समझ में? क्या कहा जाता है कि हिंदी का पहला क्या होता है? महाकाव्य क्या होता है? छोटे-छोटे काव्यों से मिलके वो पूरा बना है। छोटे-छोटे काव्यों से कैसे महाकाव्य क्या हो गया? एक व्यक्ति के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में छोटी-छोटी स्टोरियां, मतलब पूरा उसके जीवन का होता है। तो ये नहीं होता। महाकाव्य का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो वर्णन होता है उसको कहते हैं महाकाव्य। आया समझ में? जन्म से लेकर मृत्यु तक के बारे में अगर विवरण लिख रहे हो तो उसको कहा जाता है महाकाव्य। तो वो चंद्रबरदाई इसी के टाइम में था। तो तभी तो है भैया, तभी तो दरबारी क्या लिखा हुआ है? हिंदी में तो लिखा हुआ है। भाषा कौन सी चल रही है? हिंदी तो है। तो ऐसी तो है भैया। अल-बरूनी कौन था? अल-बरूनी कौन था? तो भैया वो भी तो गजनवी, मतलब उसने गजनवी का इतिहास लिखा है ना। तो वैसी क्या लिखा हुआ है भैया? वैसी जो पृथ्वीराज चौहान जो थे, ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में तो था भी है। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी विद्वान, ठीक है, ये अपन कह सकते हैं दरबारी कवि और लेखक कौन थे? ये थे जिसका
इसका नाम तो चंद्रप्रदाई, इन्होंने तो क्या लिखा है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना करी है। और ये इसी को क्या कहा जाता है, इसी को हिंदी का पहला महाकाव्य कहा जाता है। आ गया समझ में? ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो चंद्रप्रदाई हिंदी का पहला महाकाव्य। ठीक है, तो हिंदी का पहला महाकाव्य इसको कह रहे हैं, तो भाई इससे पहले भी तो रामायण महाभारत थे, वो क्यों नहीं आया है? तो भैया वो संस्कृत भाषा में थे, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये हिंदी भाषा का है, तो ये हिंदी भाषा का पहला महाकाव्य। बाकी जो है वो किसमें थे, वो संस्कृत में थे। हो गया क्लियर? आ गया समझ में आता? ठीक है, तो ये किसके बारे में पढ़ा भी है, तो ये अपन ने पढ़ा मोहम्मद गोरी के बारे में। अब एक दो पॉइंट हो रहे भी एक एक नंबर के जो पूछ लेते हैं वो ध्यान रख लेना मोहम्मद गोरी के बारे में। ठीक है, क्या चीज पूछी जाती है तो क्या सुन लेना, मोहम्मद गोरी के बारे में पूछा जाता है कि भारत में, ठीक है, नोट करके लिख लेना भले से, भारत में लिखो मुस्लिम भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक मोहम्मद गोरी को कहा जाता है। आ गया समझ में? मतलब इसी के साथ अब भारत में क्या हो जाता है, इसी के साथ भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो जाती है। तो भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक स्थापक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मोहम्मद गोरी को। तो भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक देखो यहाँ नाम किसका आता है कि मोहम्मद गोरी के अलावा महमूद गजनवी का नाम भी आता है। लेकिन क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? मतलब यहाँ से भारत में क्या पड़ती है, एक तरीके से मुस्लिम सत्ता की स्थापना होती है या मुस्लिम सत्ता की। ठीक है, ध्यान रखना कौन था, मोहम्मद गोरी। पहला शासक जो था वो तो मोहम्मद बिन कासिम था, है ना। लेकिन क्वेश्चन वो डिनोट करके देते हैं कि ऐसे नहीं आता है। क्वेश्चन आता है कि अरबों के द्वारा पहला आक्रमण किसके द्वारा किया गया, और ये नहीं रुका भी है, ये भी जा रहा है कि आगे। लेकिन इसके साथी जो रहते हैं वो भारत में बच जाते हैं, वो आगे की पिक्चर है कि अभी तो यहाँ तक की समझो। आ गया? हाँ, तो प्रथम मुस्लिम ऑप्शन क्या था देखो, मोहम्मद गोरी, हाँ हाँ, तो मोहम्मद बिन कासिम था। हाँ, ठीक है, पहला आक्रमण किसका, अपन ही सोचो ना भी अपन ने क्या पढ़ा। ठीक है, तो भैया भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ था। मोहम्मद, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन लेवल के ऊपर अलग होता है कि ये क्वेश्चन क्या था। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, क्वेश्चन घुमा के देखो क्वेश्चन कैसे आता है कि अगर तुझे भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना। और भारत में, ठीक है, अगर ये कैसे लगा दो कि इससे पहले तो महमूद गजनवी भी था, अगर ऑप्शन में आ रहा है तो उससे पहले तो महमूद गजनवी उसने भी आक्रमण करा, सही है, वो भी तो मुस्लिम ही तो था। आ रहा है समझ में? ये ध्यान रखना। तो भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन है? यहाँ से भारत में एक तरीके से मुस्लिम सत्ता की स्थापना होती है। तो भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक स्थापक कौन था? मोहम्मद गोरी था, है ना, ये ध्यान। इसके बाद अगला अपन बात कर लेते हैं, तो क्या मोहम्मद गोरी जो था ये किस वंश का शासक था, ये पूछा जाता है। तो ये ध्यान रखना, संस बनी वंश। कौन सा था? संस बनी वंश का शासक था। ठीक है, वो कौन से वंश का था? तो इससे पहले मैंने आपको दिखाया था महमूद गजनवी जो था यामिनी वंश का था, और ये कौन सा था? क्या संस बनी वंश, खाली नाम ध्यान रखना, संस बनी वंश का था। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला शासक था जिसने, बस 2-3 क्वेश्चन है, ये पहला शासक था जिसने अपने सिक्कों पर, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्यान रखना, पहला शासक था जिसने अपने सिक्कों पर, ठीक है, लक्ष्मी जी की आकृति अंकित करी। किसकी आकृति? लक्ष्मी जी की आकृति अंकित करी। ये ध्यान रखना, पहला शासक था जिसने क्या करा था, अपने सिक्कों पर लक्ष्मी जी की आकृति अंकित की थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है किस शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी जी की आकृति मिलती है। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी, है ना, ध्यान बस। ठीक है, मोहम्मद गोरी, है ना, ध्यान रखना, मोहम्मद गोरी नहीं है, मोहम्मद गोरी है, और वो महमूद गजनवी। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में आया? ठीक, तो ये किसके बारे में पढ़ा? ये गौर साम्राज्य, है ना। ठीक है, कौन सा वाला? ये एंड वाला। तो इसी क्या काम है भी, इसी है, तो वापस क्या करोगे इसको? ठीक है, उन्हीं को आपको ये बोल रहे हैं, कभी समझाना पड़ेगा। ठीक है, चलो
अब इसके बाद देखना भी, ये हो गया गौड़ साम्राज्य क्या था। इसके बाद लास्ट देखो, सुन लो भैया, लास्ट इससे आगे कल बता दूंगा। गौड़ साम्राज्य जो कब से कब तक रहा है, इसके शासन काल की बात कर लेते हैं। तो देखो, गौड़ साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1174 में। मोहम्मद बिन 1173 में किसने करी थी, मोहम्मद गोरी ने इसकी स्थापना करी थी। वो कब तक रहता है भैया, 1206 तक रहता है। कहाँ तक रहता है, 1206। 1206 में क्या हो गई थी, तो 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई थी। तो यहाँ तक भी गौड़ साम्राज्य था। सबसे पहले भारत पर अरबों का आक्रमण बताया, दूसरे नंबर पर गजनवी साम्राज्य बताया। गजनवी साम्राज्य के बाद क्या पढ़ा अपन ने, गौड़ साम्राज्य पढ़ा। ये जो चीज थी क्या, सुन लेना। अब यहाँ से जो मध्यकालीन भारत स्टार्ट होता है, ध्यान सुनना, जो मध्यकालीन भारत स्टार्ट होता है वो अब यहाँ से होता है कि यहाँ से नई चीज शुरू होगी, इसको ध्यान समझना। यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट होता है, इसका नाम है दिल्ली सल्तनत। क्या पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत थोड़ा सा सुन लेना भी। ये स्टार्ट होता है 1206 से लेकर, और ये कब तक चलता है, तो ये चलता है भैया 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। कब तक चलेगा ये, 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक चलता है दिल्ली सल्तनत, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत में क्या चीजें पढ़ी जाती है, तो दिल्ली सल्तनत में कुछ वंश आएंगे जिनके नाम पढ़ना है। सबसे पहला आएगा गुलाम वंश। कौन सा वंश आता है, केवल नाम सुन लो, गुलाम वंश। गुलाम वंश कब तक रहा था, 1206 से आया था 1290 तक रहा था, ठीक है। जो चीजें अपन ने पढ़ी थी दिल्ली सल्तनत से पहले की चीजें थी वो, है ना। क्या क्या पढ़ा, दिल्ली सल्तनत से पहले क्या क्या चीजें थी, भारत पर अरबों का आक्रमण, गजनवी साम्राज्य, गजनवी साम्राज्य के बाद गौड़ साम्राज्य, गौड़ साम्राज्य के पतन होने। अब यहीं से आता है कि जो मोहम्मद गोरी था, इसी को वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है ना, यहाँ से समझना। तो अब इसके बाद क्या शुरू होता है कि यहाँ से शुरू होता है दिल्ली सल्तनत, जो कहाँ से शुरू होता है, 1206 से शुरू होता है, 1526 तक होता है। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला कौन सा वंश आता है, गुलाम वंश। कब से कब तक था, 1206 से 1290। इसके बाद जो दूसरा वंश आता है उसका नाम था खिलजी वंश। कौन सा वंश था, खिलजी वंश। और भारत में खिलजी वंश ने 1290 से लेकर 1320 तक शासन करा। खिलजी वंश का पतन होता है। इसके बाद आता है तुगलक वंश। कौन सा वंश आता है, तुगलक वंश। ये सब पढ़ेंगे भी, कौन क्या है, क्या नाम है, खाली अभी सुनते जाओ। 1320 से लेकर 1414 तक इसका शासन था। तुगलक वंश के बाद अगला जो वंश आता है, तुगलक वंश के बाद इसमें जो आता है वो आता है सैयद वंश। कौन सा वंश आता है, सैयद वंश। केवल अभी नाम सुनते जाओ भी, कौन सा वंश है इसके बारे में पढ़ेंगे। 1414 से लेकर 1451 तक रहा था सैयद वंश। सैयद वंश के बाद जो वंश आता है उसका नाम था लोधी वंश। कौन सा वंश आता है, लोधी वंश, ठीक है। कौन सा वंश होता है भैया, लोधी वंश, ठीक है। और लोधी वंश जो था ये 1451 से लेकर ये रहा था 1526 तक। आ गया समझ में। तो देखो ध्यान से देखना कि दिल्ली सल्तनत कब से शुरू हुआ, 1200। तो ये रहा गुलाम वंश 1206। दिल्ली सल्तनत का पतन कब होता है, 1526 में, और यहीं से क्या खत्म हो जाता है कि लोधी वंश। तो क्वेश्चन ही पहले ये रहता है कि जो दिल्ली सल्तनत है ना, इनमें किन किन वंशों ने शासन करा है। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला आता है गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर आता है तुगलक वंश, फिर आता है सैयद वंश, फिर कौन सा आता है, लोधी वंश। ये आता है, ये भी आता है कि इनको क्रम से जमाओ, पहला कौन सा वंश आया, दूसरा कौन सा आया, तीसरा कौन सा आया, चौथा कौन सा था। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि भैया जो ये वंश है इन्होंने कितने सालों तक क्या शासन करा है दिल्ली सल्तनत में। क्वेश्चन ऐसा था डायरेक्ट, ये आए हुए क्वेश्चन है कि इनको पढ़ लेना, पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगाना, क्वेश्चन गलत नहीं जाएंगे, अगर पढ़ा होगा तो समझ में आएगा। ये भी बता पढ़ लो, पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगा के देखना कि 10 में से आपके 8 क्वेश्चन सही जाएंगे, ठीक है। क्यों जाएंगे, क्योंकि एक बार पहले पढ़ने के बाद लगाना है, सही की पहले लगा। अब इसमें क्वेश्चन पूछा था कि दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन करा है, किसने कम समय तक शासन करा। तो इसकी पहचान कैसे होती है, अभी लिख दिया मैंने सामने। गुलाम वंश ने कुल कितने साल तक शासन करा, 84। देख लो 90 में से 6 का 84, 90 और 3 30 साल। 1320 से 1420 होता 100 साल था, लेकिन 100 साल नहीं है, 94, ठीक है। 1400 इसको 50 मान लो, तो 50 में से 14 गए तो 36 और 1 37, है ना। इधर देखो भी इसको 50 मान लो, 50 से 50 100 और 26 77 77, सही है। कितना आएगा, ठीक है, 76 आएगा, कितना आएगा 50, ठीक है ना। तो 50 से मान लो ना कि 50 से कर रहा है शासन, तो 50 से कितना हो रहा है, 50 से 26 76 77, ठीक है। अब इधर देखना क्वेश्चन ये आता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक किस वंश का शासन रहा। आप 75 ही रहा, ये सही है, 75 मान लो। तो अपन बता रहे, आपसे नहीं पूछता कितने साल है, आपसे पूछेगा सबसे लंबे समय तक किसने शासन करा, तो सबसे लंबा क्या दिख रहा है इसमें,
तो ये सबसे लंबे समय तक 94 वर्ष तक तुगलक वंश शासन करा। फिर आता है दिल्ली सल्तनत में सबसे कम वर्ष तक सबसे कम समय तक किसने शासन करा? सबसे कम समय तक खिलजी वंश करा 30 साल तक। सही है। फिर आता है दिल्ली, अभी ऐसे क्वेश्चन पहले आते थे, वैसे नहीं पूछते हैं। अब क्वेश्चन आता है दिल्ली सल्तनत में दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? तो ये दूसरा सबसे देखो सबसे लंबा तो तुगलक है। अब ये पता कब होगा व्यक्ति को? ये तब पता तभी होगा जब उसको ये पता हो कि ये कब से कब तक शासन रहा। आ रहा है समझ में? तो दूसरा सबसे लंबे समय तक शासन रहा गुलाम वंश का। दूसरा सबसे कम समय तक शासन किसका रहा? आ रहा है लॉजिक समझ में? फिर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, सुन लेना भी, क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के बाद और सैयद वंश से पहले किस वंश का शासन रहा? खिलजी वंश के बाद और सैयद वंश से पहले किसका शासन रहा? तुगलक वंश का रहा। ये ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। तो ये कब समझ में आएगा? जब ये सीक्वेंस बताओ। ठीक है, तो इसके आगे का जो है वो कल बताऊंगा।